और एक अरविंद केजरीवाल ने किताब लिखी थी स्वराज। अगर ये खुद ही पढ़ ले तो इस शर्म से डूब मरे। इसको शर्म आती नहीं क्योंकि उस स्वराज किताब को खुद पढ़ता नहीं। हमने इसको मीटिंग में देखा कि जैसे मैंने बोला, अरविंद जी आपका जो बटन है ना ये ऊपर लग रहा है गलती से, तो ये आंखें निकाल लेता था, मतलब क्योंकि ये बटन खुद ही लगाता था ऊपर नीचे। तो ये जो है इसका तो आप ये सोच लो, मैं सोचता हूँ कि वो डीएनए का कोई बंदा ही नहीं बना जैसा ये है। ये सपनों का सौदागर है, सपने दिखाना जानता है और लोग सपनों में आ जाते हैं, लेकिन आज इसकी असलियत सबके सामने है। मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के जानी मानी शख्सियत धर्मवीर सिंह जी। लगातार सफाई को लेकर और पेड़ पौधों को लेकर जो इनका सराहनीय कार्य है उससे कहीं ना कहीं मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, और आप हैं या नहीं ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज भी जानेंगे इनसे कि आखिर कितने दिनों से ये वायु देने का जो एक दिल्ली के अंदर प्रयास कर रहे हैं, आज उसको कितने दिन हो चुके हैं। क्षेत्र को और आपके लिए सुविधा के लिए घूमे जाने के लिए बनाए गए पार्कों को सफाई करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, ये वाकई ही कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा, ये आज जो आप यहाँ पे आपका संगठन है दिल्ली गण परिषद, इसमें लिखा है ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली, बहुत अच्छा प्रयास है और मैं तो आपके इस प्रयास से काफी प्रसन्न हूँ। तो कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जल है तो कल है और वायु है तो आयु है, तो आप हमारी जो आयु बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, इसके लिए नमन है आपको। तो आज ये कितने दिन हो चुके हैं आपको ये सब करते हुए? ये तो देखो, हमारी जब से ये हमने दिल्ली गण परिषद बनाई थी, ये लगातार काम करते आ रहे थे, लेकिन जो ये युद्ध स्तर पे हमने छेड़ा, जब अखबारों में पढ़ा कि हमारी जो दिल्ली है वो विश्व में सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, तो हमने सोचा कि केवल सरकारों के माध्यम से ये कार्य हो नहीं सकते, इसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। और जैसे उसके लिए सिंगापुर उदाहरण है, उसके लिए जापान उदाहरण है कि वहाँ कहीं कूड़ा दिखता ही नहीं है। तो ये जो कूड़ा आता है ये सरकार तो गिरवाती नहीं है, हम ही लोग डालते हैं। तो हमने सोचा कि सांकेतिक रूप से लोगों को जागृत किया जाए कि ये दिल्ली हमारी है, प्रदूषित हो रही है, तो हमारा इतना तो योगदान हो सकता है कि अगर मैं कहीं कूड़ा डाल रहा हूँ या मैं कहीं कप गिलास डाल रहा हूँ तो मैं अपनी जेब में रखूँ, और वो जेब में ना रखूँ तो कम से कम कूड़ेदान पे डाल दूँ। लेकिन उसको जागृत करने के लिए हमने ये अभियान छेड़ा है। हमारा ये मानना है कि कोई भी सरकारें जो हैं वो अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन हमें भी अपना जो है, जो हम राजधानी में रहते हैं और हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र धर्म है कि ये देश, ये दिल्ली सुंदर रहे, तो उसके लिए हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा, जो काम सरकारों का है वो काम तो आप कर रहे हैं, जबकि सरकार जो है हमारी दिल्ली सरकार की ही बात करेंगे, दिल्ली सरकार समय समय पे नारे देती है कि स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैं कई क्षेत्रों की कवरेज कर रहा हूं और मेरा मुद्दा भी लगातार यही है कि नारा देने वाली सरकार कितना धरातल पर कार्य कर रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सीवर खुले पड़े हैं, हरियाली की तो छोड़िए, मैं तो आपने कूड़े की बात करी तो मैं कूड़े की बात करता हूं कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सीवर के गटर खुले पड़े हैं। पिछली खबर में मैंने बलजीत नगर से दिखाया था चमत्कारिक सीवर। चमत्कारी सीवर इसलिए कहूंगा कि वहां पे पिछले कई दिनों से एक सीवर का ढक्कन खुला पड़ा है जिसमें लोग गिर जाते हैं और गायब हो जाते हैं, तो चमत्कारी सीवर है। उसके बाद मैंने वार्ड 88 की जो है वास्तविकता धरातल से उतर कर दिखाई कि रोडों पर नदी बह रही है, तो मैंने लोगों से बोला कि उनको नाव से सफर करना चाहिए। और मेरा केजरीवाल सरकार से और जो माननीय सेकंड मुख्यमंत्री हैं आतिशी मल्लेना जी, उनसे निवेदन है कि लोगों को नाव दी जाए। तो इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं क्या? देखो ये 2013 में ये नई एक जो है ना, एक भाई नई तरह की राजनीति हम करेंगे, तो हमें ये था कि ये अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने किताब लिखी थी स्वराज। अगर ये खुद ही पढ़ ले तो इस शर्म से डूब मरे। इसको शर्म आती नहीं क्योंकि उस स्वराज किताब को खुद पढ़ता नहीं। अच्छा। मैंने उस किताब को पढ़ा है काफ़ी बार। उसमें जो लिखा हुआ है उसके ये उलट करता है। इसने बड़े सपने दिखाए हैं। मेरा ये मानना है कि जब कोई सरकार बनती है, ये 2013 में आए, तो दिल्ली की समस्याएं
जो है मिनिमाइज होनी चाहिए थी, एकदम तो कोई नहीं कर सकता। वो तो मैक्सिमाइज हो गई। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि हम फ्री पानी देंगे, मेरा ये मानना है कि फ्री पानी नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए। ये फ्री पानी के नाम पे गंदा पानी सप्लाई करते हैं। दिल्ली के अंदर जितनी बोतलों का पानी बिकता है, वो क्यों बिकता है? अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, सिंगापुर, वो टैप का पानी पीते हैं, शुद्ध पानी। यहाँ का पानी पी के आपको हॉस्पिटल और जाना पड़ता है। वो 100 रुपये का पानी फ्री दे देंगे और 1000 रुपये की दवाई लेने जाना पड़ेगा। मेरा ये कहने का है कि जैसे ये लोग आए, इन्होंने ऐड पे खर्चा करना शुरू किया। अगर शीला दीक्षित 25 करोड़ रुपए खर्च करती थी, तो इन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च करने शुरू करे और केवल ऐड के आधार पर इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाना शुरू किया। मेरा ये मानना है कि जो भी सुविधाएं दिल्ली में उपलब्ध हो, वो पिक एंड चूज ना हो। अगर आप पानी फ्री देना चाहते हो तो पानी उस यूनिट तक सबको फ्री होना चाहिए। अगर आप बिजली 200 यूनिट फ्री देना चाहते हो कि 200 यूनिट तक हर नागरिक को फ्री। सर कहाँ फ्री है बिजली? आपको मिलती है? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको भी मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन वो हर एक आदमी को मिलनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली में अगर मैं बिल भरता हूँ, जो मेरा बिल पहले 1000 रुपये का आता है, आज मेरा 10,000 रुपये का आ रहा है। तो ये जो है ना, मूर्ख बनाने वाली जो राजनीति है। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है सब्सिडी के माध्यम से जो दिया जाता है बिजली पानी के नाम पे, आप मेरे को बताओ, ये पैसा क्या अरविंद केजरीवाल की खाते से आता है? ये हमारा ही टैक्स का पैसा है। और यहाँ पर जो टैक्स है वो इतना आता है कि पूरे देश में कहीं नहीं आता। पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं है, ठगी की कमी है। लेकिन ना सीवर की समस्या कालका जी विधानसभा में हल करवा पाए, ना ये पानी की समस्या हल कर पाए। ड्रेनेज समस्या एज इट इज़ है, पार्कों की हालत आप देख लो एज इट इज़। और जितने भी स्कूल हैं जो ये कहते हैं उच्च शिक्षा वाला, मेरा दावा है, मैं कॉरपोरेटर था, जितने स्कूल मैंने बनाए हैं कॉरपोरेटर होते हुए, सारे इलाके में जितने टीन शेड के पक्के सारे स्कूल बना दिए, ये बता दे। दूसरा, इसके किस स्कूल में साइंस की क्लास चलती है? साइंस भी नहीं है। आप इंजीनियर बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं है। ऐड देने, अब आजकल इन्होंने एक नौटंकी शुरू करी है कि भाई ये दिल्ली के अंदर सारे लोग उतरे हुए हैं। भाई तेरे से ही तुम्हारी ड्यूटी है सड़कों पे उतरने की, आज ये ड्रामा किस लिए कर रहे हो? अच्छा, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया कि एक पार्षद, जो एक निगम पार्षद होते हैं, पार्षद की कोई सैलरी तो होती नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। एक भत्ता मिलता है, मीटिंग भत्ता जिसे कहते हैं, तो वो मात्र 300 रुपये एक मीटिंग का भत्ता होता है। 1000 रुपये, जहाँ तक मुझे जानकारी थी 300, चलिए 1000 मान लेते हैं, तो 1000 रुपये भत्ता मिलता है। और मेरे ख्याल से माह में 6 से 7 मीटिंग होती हैं, या अप्रोक्स मान लेंगे 10,000, चलिए 10,000 मान लेते हैं। साल का कितना हुआ सर? हाँ, आप लगा लो अंदाजा। 1,20,000, 1,20,000। 3 साल के लिए निगम पार्षद चुने जाते हैं। लेकिन निगम पार्षद चुने 3 साल के लिए चुने, 3 साल 5 साल के लिए, 5 साल के लिए निगम पार्षद चुने जाते हैं। तो जब इस साल का 1,20,000 रुपये इन्हें भत्ता मिलता है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकता है, और उसके बाद 1 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से क्षेत्र के विकास के लिए इन्हें मिलता है, फंड मिलता है। सही हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं हो। 1 करोड़ रुपए नहीं मिलता। ये योजना जो आप बना के देते हो उससे प्लान हेड से मिलता है। और कोई गवर्नमेंट जो सरकार है, जैसे एमसीडी है, वो कभी 50 लाख तक भी पहुंचती है, कभी 2 करोड़। हमारे टाइम पे 2 करोड़ भी साल के, ये अलग अलग तय हो। चलिए, लेकिन जो फंड मिलता है वो क्षेत्र के विकास के लिए ऑडिट करके तभी मिलता है, ऐसे तो मिलता नहीं है। तो फिर ये 5 सालों में पार्षद करोड़पति कैसे हो जाते हैं? बड़ा कड़वा सवाल है। देखो, ऐसा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके डीएनए में ईमानदारी छुपी होती है, वो 10% लोग होते हैं। वो कुछ भी कष्ट होगा, उन्हें ईमानदारी से काम करना है। 10% ऐसे होते हैं जो अरबोपति भी हो जाएंगे, उनके डीएनए में ही बेईमानी होती है, तो उनको बेईमानी करने चाहे वो अरबपति हो जाए। लेकिन 80% लोग हैं जो, उनमें से यहाँ भी खड़े हैं, वो सिस्टम की वजह से बेईमान है। अगर वो कोई कॉरपोरेटर बेईमान नहीं होना चाहता, लेकिन आप एक बेचारा किराए पे रहता था, 25,000 की नौकरी करते था, आपने उसको कॉरपोरेटर बना दिया, तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि उसको इतनी तो सुविधाएं दें कि वो बेचारा शादियों में जाए तो 101 रुपये उसको वहाँ दे सके। तो ये सिस्टम से मैं इस 80% को बेईमान कहता हूँ। लेकिन मैं बहुत से ऐसे पार्षदों को जाता हूँ जो रिचेस्ट पार्षद है, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट है। अच्छा सर, एमसीडी के अंदर अभी है आम आदमी पार्टी सरकार, ईमानदारी का नारा देने वाले, कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में फंसती नजर आ रही है। कभी शराब घोटाला, कभी कोई घोटाला, कभी कोई घोटाला, और अभी हाल ही में केजरीवाल जी को अपना शीश महल छोड़ना पड़ा है। जब वो सत्ता में आए थे
तो उन्होंने कहा था कि मेरे को सरकारी सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा शीश महल नहीं चाहिए, लेकिन घर तो बड़ा चाहिए। इस बारे में देखो, मेरा ये मानना है कि 2013 में मैं यहाँ से आम आदमी से चुनाव लड़ा था। तो जब मैं चुनाव लड़ा तो एक एफिडेविट फाइल किया हमने। एफिडेविट पे ये लिखा हुआ था कि हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, कोठी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। वो एफिडेविट मेरे पास अब भी है और अरविंद केजरीवाल का भी है, और वो स्वराज किताब का मैंने जिक्र किया। लेकिन मैं जो टिकट मेरे को मिली उस समय, वो संजय सिंह जी मेरे घर आए और उन्होंने कहा, धर्मवीर भाई आप हमारे सिंबल पे लड़ लो। बीजेपी से मेरी टिकट कटी थी, यहाँ अकाली दल को दे दी गई थी। तो मैंने कहा सोच के बताऊंगा। यहाँ से सरदार भाग सिंह को टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर रखी थी, तो शाम को मेरी हो गई, तो मैं लड़ा। खैर, जब मेरी पहली मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई, तो 70 ही लोग थे वहाँ। उसने 3 बातें बड़े मज़ेदार कही। नंबर 1, उसने बोला कि ये जो है गांव के लोग बड़े बेकार होते हैं, इन्होंने तो इतने मुंडासे बांध दिए लेकिन मेरे को वोट नहीं दी। सबसे पहली बात कही। दूसरी बात उसने कही कि इस देश से हमें आरएसएस को ख़त्म करना है। मैं चौंका, मैं कहा यार ये तो कांग्रेस को ख़त्म कर रहा था, ये आरएसएस की बात कैसे करने लगा, जैसे आजकल कुछ नेता कर रहे हैं। और तीसरा जो है एक बड़े मज़ेदार किस्सा हुआ। इसने क्या काम किया कि मेरे यहाँ एक जो है ना, मेरा इंचार्ज था, एक सरदार जी थे सोनीपत के, उनको गांव पहुंच गए थे चुनाव के बाद, उनको बुला लिया। उन्होंने कहा कि आप फलाने होटल में जाओ, वहाँ पर उनको प्राइवेट नंबर दिए और ये सबके पास फ़ोन कराए, 70 के 70 लोगों के पास। मेरे पास भी फ़ोन आया कि मैं अरुण जेटली का पीए राजावत बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने उसको गाली दी एक। मैंने कहा भाई उसके सारे पीओ को मैं जानता हूँ और तू प्राइवेट नंबर से क्यों फ़ोन कर रहा है। इनके जितने भी एमएलए चुनाव लड़ रहे थे सब ने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, जो वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे को उसी ने बता दिया, सरदार जी ने, सीधे आदमी थे, मेरे चुनाव इंचार्ज थे। उसने कहा भैया ये तो बड़ी गड़बड़ है। मैंने कहा क्यों? कहले तो हमसे ही फ़ोन करवाया इसने। अच्छा, मतलब ठगी का कारोबार यहाँ तक। पहले दिन ही पता लग गया, तो मैंने तभी तय कर लिया कि मैं इसके साथ 5 दिन भी नहीं रह सकता। अगर मैं रहा तो मैं देखने के लिए रहा कि ये करते क्या है। तो मैंने इनका सारा खोजबीन करी। इसके साथ जो काम कर रहे थे कार्यकर्ता, वो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, वो भोले थे, वो इसकी चालबाजी को समझ नहीं सके और उनका इन्होंने बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया। लेकिन जो ये कलाकार थे, ये इनमें कुछ ही कलाकार थे जो उस योजना में शामिल थे। तो वो मैंने सारा इनका चेक किया और मैंने कहा भाई, इन्होंने मेरे से कहा हमारी पार्टियों को क्यों छोड़ रहे हो, आप तो 2000 से आ रहे हो, 3100 टॉर्च में चले गए। मैंने कहा भाई मैं तुमसे दगाबाजी करूं वो अलग बात है, लेकिन मैं इस कार्यकर्ता भोले भालों से दगाबाजी नहीं कर सकता। जब मेरे विचार नहीं मिलते तो मैं इनके साथ क्यों रहूं। तो मैंने छोड़ दी पार्टी। अच्छा, हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है, मार्शल का मुद्दा। जी। देखा होगा आपने, जो बस मार्शल थे इन्हें निकाल दिया गया। एक ना वीडियो खूब वायरल हो रही है और वो मार्शल रोता नजर आ रहा है कि मेरे पास दूध के पैसे नहीं है, हमें नौकरी से निकाल दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार में ना उस मार्शल की वास्तविकता सोशल मीडिया पे वायरल की है। बीजेपी दिल्ली ने जो है दिखाया है कि वो मार्शल नहीं, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। तो जैसा आपने बताया कि अपने ही लोगों से फ़ोन करवा के मैं अरुण जेटली का पीए बोल रहा हूँ, इसका पीए बोल रहा हूँ, तो इनके खून के अंदर ही कहीं ना कहीं ठगी है। मानते इस बात को? बचपन में देखते थे कि जैसे शनिवार होता था तो एक वैन आती थी, उसमें ना कुछ लोग हर चौराहे पे लोगों को छोड़ते हुए जाते थे। उनकी ड्रेस पहनी होती थी, जीभ निकली हुई है, इस टाइप से ऐसे करके वो छोड़ते। हमने इसको मीटिंग में देखा कि जैसे मैंने बोला अरविंद जी आपका जो बटन है ना ये ऊपर लग रहा है गलती से, तो ये आंखें निकाल लेता था, मतलब क्योंकि ये बटन खुद ही लगाता था ऊपर नीचे। तो ये जो है इसका तो आप ये सोच लो, मैं सोचता हूँ कि वो डीएनए का कोई बंदा ही नहीं बना जैसा ये है। अच्छा, मतलब मानते हैं कि बहरूपियों के भी गुरु है ये? नहीं, ये बहुत ही एकदम जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, ये सपनों का सौदागर है, सपने दिखाना जानता है और लोग सपनों में आ जाते हैं। लेकिन आज इसकी असलियत सबके सामने है और इसको मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर आपको बीजेपी पसंद ना है ना तो बेशक कांग्रेस को दे दो, लेकिन इसको मत दो बिल्कुल भी। ये देश के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री 2 आतिशी मरलेना जगह जगह जा रही हैं, कभी नारायणा कभी चांदनी चौक, वहाँ पे क्षेत्र के विकास की बात कर रही हैं, गड्ढे भरवाने की बात कर रही हैं। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने गोविंदपुरी की एक कवरेज करी थी और यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं उसी बीच जो मेरे साथ उस कवरेज में मौजूद थे। गोविंदपुरी की गलियों का हाल बुरा है, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं। ये सब चीज़ें क्षेत्र के अंदर ऐसे गति ले रही हैं मानो रेस लगाई जा रही हो।
तो मुख्यमंत्री जी जो है दूसरे क्षेत्र में जाके तो विकास की बात करती हैं, अपने क्षेत्र ही की तरफ झांकने भी नहीं आती। तो हमें लगता है कि इस बार जनता जो है इन्हें इसका पलटवार देगी। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर अब विधानसभा चुनाव सिर पर है, फरवरी में शायद चुनाव नज़दीक है, तो इस बार क्या देखने को मिलेगा? मेरा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर 1 और 2 नंबर पे तो कांग्रेस और बीजेपी रहेगी, ये निश्चित रूप से तीसरे नंबर पे रहेंगे। और जैसे आतिशी की बात है, अब ये नौटंकी करी भाई, वो कुर्सी जो है, कुर्सी अरविंद केजरीवाल की अलग रहेगी। वो भाई अरविंद केजरीवाल कौन होता है कुर्सी देने वाला? वो तो विधायक दल चुनता है, ये सबसे बड़ी नौटंकी। दूसरा, आप इसका एफिडेविट देखो, इसने आतिशी मरलीना, इसका एफिडेविट जो है यहाँ पर फाइल करा कालकाजी से, इसका नाम है आतिशी मरलीना। ये ठगी बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद में इसने बोर्ड लगवाए आतिशी सिंह, और अब जब सीएम का इसका नोटिफिकेशन है वो है आतिशी। भाई ये तो हर चीज़ में नौटंकी करते हैं। भाई आपको आतिशी मरलीना है तो रहो ना, आप बचपन से थी आतिशी मरलीना रहो, तो आपको आतिशी मरलीना में सोचा कि शायद इससे कुछ 10-5। इनके पिताजी का नाम जानते हैं आप? नहीं, मैं इनके सबका नाम जानता हूं। पिताजी के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं सब जानता हूँ। इसलिए मेरा ये कहने का है कि जनता, याकूब मेनन की फांसी का विरोध करने वाले ही आतिशी मरलेना के पिताजी थे। मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि भोली जनता इनके चक्रव्यूह से अब निकल चुकी है, और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कांग्रेस बीजेपी 1-2 नंबर पे आएंगे, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। ये आपकी भविष्यवाणी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके क्षेत्र की समस्याएं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।